कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर एंड आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब। दोस्तों अ वेरी गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके दोस्तों, आज है 11 जून और हम लोग आने वाले कुछ समय में आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा मसाला के इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। ओके दोस्तों, और उसके साथ आपको मैप ऑफ द डे भी दिखाई देगा, जिसमें आज हम लोग पूरी तरह से कम्प्लीटली नॉर्थ अमेरिका को समाप्त करने वाले हैं। अब तक आप लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ को देखा, अब आज आप लोग नॉर्थ अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट हवाओं के बारे में जान लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियाँ के बारे में जान लीजिएगा। ओके, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए शुरू करते हैं आज तारीख 11 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को। आप लोग अपने दोस्तों को सेशन ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि हमें अच्छा लगेगा। ओके, और लाइक तो प्लीज़ वीडियो किया ही कीजिए क्योंकि इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होगा। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं आज का एजेंडा कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो इंटरनेशनल न्यूज़ को देखेंगे, नेशनल न्यूज़ को भी देख लेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स होगी उसको भी चेक करेंगे, कुछ ऑबिचुअरी के बारे में जानेंगे, और मैप ऑफ द डे तो आपके पास रहेगा ही, फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ होगा। ओके, और बहुत सारी बातें होगी अंदर जो कि आपको डिटेल से बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। ओके, इस वीडियो का एक एक सेकेंड आपके लिए ज्ञान वर्धक होगा, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, अब आइए सबसे पहले मैप ऑफ द डे की ओर चलते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि आज नॉर्थ अमेरिका के हम लोग लोकल विंड्स मतलब कि वहाँ की स्थानीय हवाओं के बारे में जानेंगे। तो कुछ कुछ हवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको जाननी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक चिनूक एक हेलीकॉप्टर भी है जो कि अमेरिका बनाता है, और एक चिनूक हवा है। ओके, चिनूक हवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता है कि इधर रॉकी माउंटेन है साइड में, है ना, तो चिनूक जो हवा है रॉकी माउंटेन के साइड चलती है। ओके, और इसको चूँकि रॉकी माउंटेन ये ठंडा साइड में, इस पर बर्फ़ जमा रहता है, और चिनूक जो हवा है वो गर्म हवा है, इसलिए चिनूक हवा को आइस ईटर हवा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो गर्म हवा है, बर्फ़ से टकराता है तो बर्फ़ को पिघला देता है, इसलिए इसे आइस ईटर हवा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछता है कि आइस ईटर हवा किसे कहा जाता है, तो चिनूक को। देखिए, ये ध्रुवों की तरफ से एक हवा आ रही है जिसका नाम है ब्लिजर्ड्स, स्पेशली ये कनाडा के आसपास चलती है। ठीक है, तो चूँकि ध्रुवों की तरफ से आ रही है, ध्रुव ठंडा है, तो ये हवा कैसी होनी चाहिए, तो ये भी ठंडी हवा है। ओके, एक और देखिए, इसमें दिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं बताता हूँ। एक हवा यही आसपास में चलती है, मैक्सिको के आसपास में, जिसका नाम है सेंटा अना। ओके, और सेंटा अना नाम है इसका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये हवा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिको में, उधर कैलिफोर्निया के जो जंगल है उसमें आग लगने का कारण यही हवा है। यदि आपसे प्रश्न कभी पूछ दे कि कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगने का कारण हवा कौन सा है, तो सेंटा अना, ये भी गर्म हवा है। ओके, शुष्क हवा है। ठीक है, और एक दो हवा के बारे में जान लीजिए। एक हवा है कॉर्नोल। कौन सी हवा है, कॉर्नोल, इधर ग्वाटेमाला होंडुरास इधर है ना, इधर चलती है। ठीक है, ये जो है ये भी गर्म हवा है और गर्मी के दिनों में चलने वाली हवा है। और लास्टली एक हवा के बारे में और जानिए, अमेरिका के घास के मैदान में, मतलब कि अमेरिका के मिडिल अमेरिका में एक हवा चलती है जिसका नाम है ब्लैक रोलर। क्या ये हवा आपसे पूछा जाता है इसके बारे में, ये हवा है ब्लैक रोलर। इसकी क्या खासियत है भाई, तो गर्म तो ये है ही, लेकिन ये धूल भरी हवा है। ओके, तो गर्म एवं धूल भरी हवा है ब्लैक रोलर। तो ये सारी हवाएं हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इससे प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं। ओके, कुछ कुछ बातों के बारे में जानिए, कुछ कुछ जनजातियों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले कनाडा के क्षेत्र में देखिए कुछ कुछ जनजाति रहती है जिसको आप लोगों का नाम याद रखना है। पहला तो एक जनजाति है एस्किमो जनजाति। ओके, एस्किमो जनजाति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक दूसरा जनजाति है इन्यूट, ठीक है, और तीसरा एक जनजाति है अलूटस। तो ये तीन जनजाति है जो कनाडा में बर्फीले क्षेत्रों में रहती है, एस्किमो, इन्यूट और अलूटस। ओके, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रेरीज घास के मैदान के आसपास दो जनजाति रहती है, एक ब्लैक फीट और एक मंडन। ओके, एक ब्लैक फीट और एक मंडन, ये दोनों जनजाति के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और इस साइड मैंने आप लोगों को बताया था कि इस साइड अपाचे नाम की एक जनजाति रहती है जो यूएस के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो इसके बारे में तो आपको याद रखना ही है। तो इस तरह से 5-6 जनजातियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, अपाचे और फिर ब्लैक फीट मंडन और उधर एस्किमो, इन्यूट, अलूटस।
ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जनजातियाँ थी आपके लिए, जिससे आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। ओके, और नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी के बारे में तो आपको पता ही होगा, मिसिसिपी मिसौरी सबसे लंबी नदी है। और मिसौरी नदी जो आकर इधर डेल्टा बनाती है उसको बर्ड फुट डेल्टा बोलते हैं। सॉरी, मिसिसिपी जो डेल्टा बनाती है इसको बर्ड फुट डेल्टा बोलते हैं, और इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ओके, एक नदी के बारे में मुझे और याद आ गया, उसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया था। एक नदी है कोलोराडो रिवर। ओके, तो कोलोराडो रिवर जो है ये ग्रैंड कैन्यन से होकर बहने वाली नदी है, और ये आपके प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्रैंड कैन्यन मतलब गहरी खाई से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है, तो ये कोलोराडो है। ओके, और डेथ वैली भी यूएसए में है। ठीक है दोस्तों, तो मोटा मोटी आपका पूरा जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थी आपके एग्जाम के लिए, पहले मैंने आप लोगों को कंट्री के बारे में बता दिया, अब ओवरऑल आपको एक दे दिया हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आपके लिए। आइए अब सुर्खियाँ की ओर चलते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका खत्म हो गया, अब हम लोग कल से साउथ अमेरिका की ओर रुख करेंगे। ओके, तो सबसे पहला इंटरनेशनल न्यूज़ है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ के संयुक्त रूप से बाल श्रम पर रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2 दशकों में बाल श्रम में वृद्धि हुई है। वाह, बाल श्रम में वृद्धि काफ़ी ख़त्म बात ये है। चलिए इसके बारे में जानेंगे, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है इसके बारे में भी जानेंगे अंदर। अगला है कि भारत और थाईलैंड हर एक वर्ष एक अभ्यास करता है, समन्वय अभ्यास, जिसका नाम है कोरपैट। ओके, इसके बारे में आगे डिटेल से जाना जाएगा। अमेरिका ने चीन के टिकटॉक एवं वीचैट ऐप को हटा दिया, पहले मतलब सॉरी बैन से हटा दिया। पहले इस पर बैन लगा दिया कुछ दिन पहले ट्रंप जब था, अब इसको बैन से हटा दिया गया है। अब नेशनल न्यूज़ में आइए कि हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता डिंगको सिंह मुक्केबाज का निधन हो गया है। ओके, चलिए अगला है कि असम सरकार ने कुछ दिन पहले असम में 6ठा नेशनल पार्क बना था, अब 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में जाना जाएगा। दहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को अपग्रेड कर दिया गया है। ओके, राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। ओके दोस्तों, अगला है कि आईआईटी खड़गपुर प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने का तकनीक विकसित किया है कि जैसे ही चक्रवात की शुरुआत होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई चक्रवात आने वाला है, ताकि और ज़्यादा हम लोगों को टाइम मिल सके और हम लोग अधिक से अधिक सेफ हो सके। ओके, अगला है कि हाल ही में श्री धर्मेंद्र प्रधान छत्तीसगढ़ में जंबो कोविड केयर सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईएससी बेंगलुरु भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में जगह दी गई है। इन सब की रैंकिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ इसके एक्स्ट्रा मसाला में और इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स के बारे में जानेंगे जो हाल फिलहाल में आई है। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की सुर्खियाँ। अब आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आप लोगों ने जरूर वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता मुक्केबाज का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। रिसेंटली द एशियन गेम्स गोल्ड विनिंग बॉक्सर पास्ट अवे, व्हाट वाज हिज नेम। ये आपको फोटो दिख रहा होगा, इनका नाम डिंगको सिंह था। ओके, प्रश्न पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि हाल ही में डिंगको सिंह का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो स्पोर्ट्स से, या फिर स्पोर्ट्स में पूछ देगा कि वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो बॉक्सिंग से। ओके, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ओके, और आपको पता होगा कि 1951 का एशियन गेम्स कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था। और इधर हाल फिलहाल में ही कोई एशियन गेम्स हुआ है 2015 से पहले का, आप लोग बता दीजिएगा कब हुआ है। ओके, आइए एक्स्ट्रा मसाला की ओर चलते हैं। पहले कि 1980 के दशक के मॉरिशस के आर्थिक चमत्कार का जनक माने जाने वाले और पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया था, उनका नाम क्या था, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जी था। पद्मश्री विजेता भी रह चुके थे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नेम थे। ओके दोस्तों, तो इनका तो आपको याद रखना ही होगा कि ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे, सॉरी मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी थे। अगला है कि भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था टीएम कल्याणन गौंडर। ओके दोस्तों, हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है, तो एच.एस. डोरास्वामी। चूँकि अब सभी की आयु हो ही चुकी थी तो सब निधन होने पर लगे हुए हैं। ओके, अगला है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और एक अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था, तो श्री कुमार बनर्जी। उलटकर भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। श्री कुमार बनर्जी क्या थे, परमाणु वैज्ञानिक। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम ओम प्रकाश भारद्वाज था। शायद अगला जो एशियन गेम्स है वो चीन में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। असम अभी अपने एकदम खुद में कुछ से कुछ करने में लगा हुआ है, ये जानते हैं क्या करने में लगा हुआ है भाई,
तो असम सरकार ने अपनी हालिया कैबिनेट बैठक में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को अपग्रेड करके राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का निर्णय लिया है? द असम गवर्नमेंट इन इट्स रिसेंट कैबिनेट मीटिंग हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 7th नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट। अभी कुछ दिन पहले ही 6ठा बना था रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और कुछ दिन हुए अभी इसके कि 7वां भी एक राष्ट्रीय पार्क बन गया है, जिसका नाम होगा दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। क्योंकि पहले ये वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब इसको और अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना दिया गया है। देखिए दोस्तों, 3 तरह की बातें होती है। एक आपको नेशनल पार्क सुनने को मिलता होगा, एक वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सुनने को मिलता होगा, और एक बायोस्फीयर रिजर्व सुनने को मिलता होगा। ओके, तो तीनों में बेसिकली अंतर क्या है कि आप बड़े लेवल पर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें आपको कभी कभार अनुमति मिल सकती है कि हाँ भाई आप लकड़ी वगैरह चुन सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आप लोग आइए वन्यजीव अभ्यारण्य में, तो वन्यजीव अभ्यारण्य थोड़ा उससे कम एरिया को कवर करेगा। ओके, इसमें भी आप लोग बिना परमिशन के तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन लकड़ी उकड़ी चुन सकते हैं, यहाँ तक हो सकता है। ओके, और एक होता है नेशनल पार्क, जो कि सबसे ज़्यादा उसमें सर्विलेंस होता है। ओके, इसमें आप एक लकड़ी क्या पत्ता भी नहीं इससे ले जा सकते बिना अनुमति का। तो यही बेसिकली अंतर होता है तीनों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब ने अब अपना 7वां नेशनल पार्क के रूप में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य का नामकरण कर दिया है। ओके दोस्तों, अब आइए नेशनल पार्क ऑफ असम को जानते हैं कि कौन कौन से 5 अन्य थे, 6 और अन्य हो गए हैं। जानते हैं, पहला तो मानस नेशनल पार्क, मानस नदी के किनारे है। दूसरा औरंग नेशनल पार्क है। तीसरा नामेरी नेशनल पार्क है। चौथा काजीरंगा है एक सिंग वाले गैंडा के लिए। फिर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, ये 5 हो गए। छठा आपका ये दिख रहा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और 7वां आपका ये हो गया दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो ये 7 नेशनल पार्क असम के हैं। अब ये ट्रेंड में रहेगा, इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। ओके, फिर है कि कोकराझार जिले में असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो रायमोना। फिर है कि अब देश का दूसरा सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन बन गया है? तो असम। पहला पर कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो बस ध्यान रखने की ज़रूरत है, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये तो असम में था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कर दिया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक विकसित की है? तो ये IIT खड़गपुर के द्वारा ये तकनीक विकसित किया गया है। इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है डेवलप्ड एन ईयरली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक? तो IIT खड़गपुर ने एक ऐसा तकनीक विकसित किया है कि शुरुआती दौर में जब चक्रवात रहेगा तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, ताकि हम लोगों को या तटीय प्रदेश के जो भी तटीय क्षेत्र के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा समय मिल सके अपने आप की रक्षा करने के लिए। ओके, बस इसका यही सिंपल सा मतलब है। ओके दोस्तों, आइए एक्स्ट्रा मसाला में जानते हैं कुछ नई चीज़ हुई है उसको बारे में, कि हाल ही में किस IIT संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग विकसित किया गया है? तो ये IIT रोपड़ के द्वारा। ओके, किस IT संस्थान नई मोबाइल शमशान प्रणाली बिग स्टोव के सिद्धांत पर काम करती है? तो ये भी IIT रोपड़ के द्वारा बनाया गया था। अगला है कि किस भारतीय संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्योर विकसित की है? तो ये IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। अगला है कि किस संस्थान के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने कोविड-19 उपचार के लिए एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है, जिसका नाम मेडिकैब है? तो IIT मद्रास के द्वारा ये किया गया है। पोर्टेबल अस्पताल है, पोर्टेबल मतलब कि जिसको आप लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ओके, अगला है कि SCL टेक्नोलॉजी ने साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है। किसने? SCL टेक्नोलॉजीज ने। और दोस्तों, बस IIT खड़गपुर के बारे में एक बात तो आपको पता ही होगी। पहले तो इसका लोकेशन खड़गपुर मतलब कि वेस्ट बंगाल में इसका लोकेशन है, और इसके बारे में एक बात जान लीजिए कि इंडियाज़ फर्स्ट ITI ये है। ओके, भारत का पहला ITI खड़गपुर ही है। ओके, अब ये बातें हो गई इस प्रश्न के बारे में। बस एक बार रिकैप कर देता हूँ कि IIT खड़गपुर द्वारा एक प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की टेक्निक की खोज की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत और किस देश ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कॉर्पेट अभ्यास का 31वां संस्करण शुरू किया है? सिंपल सा प्रश्न है कि कॉर्पेट अभ्यास जो कि हिंद महासागर में होता है, हिंद महासागर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भारत और किस देश के बीच होता है? तो आपको पता होना चाहिए कॉर्पेट जो सैन्य अभ्यास है, नेवल सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, ये आपको ऊपर ही प्रश्न में बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
अब जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा मसाला में मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में जो इस वर्ष के हैं या हर एक वर्ष ये सब रेगुलर होते हैं। जानिए पहला कि ला पेरोस 3 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास भारत, जापान, फ्रांस और किस देश के बीच किया गया है? तो भारत, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला है कि नसीम अल वहर अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये तो ओमान के बीच होता है, इंडिया ओमान के बीच। संप्रीति भारत, बांग्लादेश। अजय वेरियर भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम। बंगोसागर तो भारत और बांग्लादेश। और भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया गया? तो युद्ध अभ्यास नाम का एक युद्ध अभ्यास होता है अमेरिका के साथ। ओके, तो ये सब सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए ये को बता दीजिएगा आप लोग, एक कि मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है ये किसके किसके बीच होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलूँ उसके पहले एक बार फिर से ध्यान रख लीजिए कि इंडिया और थाईलैंड के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से कॉर्पेट नाम का सैन्याभ्यास शुरू किया गया है। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और किस संगठन के संयुक्त रूप से बाल श्रम पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार दुनिया में 2 दशकों में बाल श्रम में वृद्धि हुई है। 2 दशक मतलब कि 2000 से 2020 के बीच यदि देखा जाए तो बाल श्रम में वृद्धि हुई है। तो ये जॉइंट रिपोर्ट ILO मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की जॉइंट रिपोर्ट थी, जिसमें ये बात पता चला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ILO और यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। तो ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन इसका 1919 में हुआ था, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसके अभी प्रमुख गाय राइडर है। ओके, और यूनिसेफ की बात यदि हम लोग कर ले तो ये इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। चूँकि यूनिसेफ का नाम चेंज कर दिया गया था लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसका चेंज नहीं किया गया क्योंकि सबसे पॉपुलर है इसलिए। ओके, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी US में है, फॉर्मेशन इसका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई ILO और यूनिसेफ के बारे में। अब थोड़ा सा आर्टिकल 24 के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप लोग श्रम नहीं करवा सकते हैं, या फिर वो कोई भी इंडस्ट्री हो या फिर जोर ज़बरदस्ती भी आप श्रम नहीं करवा सकते हैं। ये बात आर्टिकल 24 में लिखी हुई है। ओके, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो 14 वर्ष से कम होना चाहिए। ओके दोस्तों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में श्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में जम्बो कोविड केयर सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट श्री धर्मेंद्र प्रधान डेडिकेटेड द जम्बो कोविड केयर फैसिलिटी टू द नेशन? तो छत्तीसगढ़ में अभी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ओके, इनके द्वारा जम्बो कोविड केयर सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सारी के सारे मिनिस्ट्री, सारी की सारी सेनाएं, सारी के सारे लोग लगे हुए हैं ताकि कोई भी एक जान ऐसे ही बेकार में व्यर्थ ना हो। सभी जान अपने जगह पर बहुत ही कीमती है, हर अधिकतम जान बचाया जा सके, इसलिए अधिक से अधिक प्रयास सरकार भी कर रही है, आम लोग भी कर रहे हैं और सारे लोग भी कर रहे हैं। ओके, तो इसी कड़ी में जम्बो कोविड केयर सुविधा को समर्पित किया गया है छत्तीसगढ़ में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ बातों को जानते हैं, एक्स्ट्रा मसाला की बातों को, कि भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है जिसने अपने सभी वयस्क आबादी को कोविड-19 का टीका लगाया है? तो ये बयान, जम्मू कश्मीर का एक गांव है बयान, इसमें ये सभी वयस्क आबादी को टीका लगाने वाला भारत का पहला गाँव बन गया है। किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र ने कुछ दिन पहले शुरू की थी कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता। ठीक है, वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला देश कौन है दोस्तों? तो ये इजराइल है, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, स्लोवेनिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना के बढ़ते कहर से निपटने के लिए किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन फाइजर बायोटेक की मंजूरी दे दी है? तो सिंगापुर द्वारा ये मंजूरी दिया गया है ताकि 12 से 15 साल के बच्चों का भी टीकाकरण हो जाए और लगभग लोग निश्चिंत होकर इधर उधर आ जा सकें। ओके, ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। एक बार रिकैप कर देता हूं कि जम्बो कोविड केयर सुविधा को पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया, उसका इनॉग्रेशन किया गया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किन भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में जगह दी गई है? विच इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन रैंक्ड इन द टॉप 200 इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022? तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT बेंगलुरु, मतलब कि इन तीनों को
टॉप 200 में जगह मिली है। किस रैंकिंग में भाई? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में। ओके, यदि इन सबका इंडिविजुअल रैंक आपको जानना है तो जान लीजिए। आईआईटी बॉम्बे का रैंक 177 है, आईआईटी दिल्ली का रैंक 185 है और आईएससी बेंगलुरु का रैंक 186 है। ओके, तो सबसे टॉप पर कौन रह गया दोस्तों? तो आईआईटी बॉम्बे टॉप पर रहा है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, अब आइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला की बातें भी सुन लेते हैं कि 3 जून को नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल टॉप पर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ हम लोग आज क्या उसको बोलते हैं रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके, फिर है कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है भाई? तो भारत को 87वां स्थान मिला है और फर्स्ट पर हमारा स्वीडन है। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 प्रकाशित किया है। इस सूचकांक देशों में भारत की स्थान क्या है? ओके, तो इस सूचकांक देशों में भारत की स्थान 142 है, टॉप पर नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसमें शीर्ष पर स्वीडन है और भारत की रैंकिंग 49 है। ठीक है, फिर है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है। 156 देशों के बीच भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का स्थान है 156 देशों के बीच 140वां है। किसमें भाई? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जो कि जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रश्न था। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना? तो राजस्थान के सीएम के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है और इसमें क्या होगा? आपको दिख रहा है कि सभी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेंगे 12/4। ओके, इसके बारे में डिटेल से आपको जानना होगा, गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। बस सिंपली ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा मसाला की ओर देख लेते हैं कुछ बातों को कि हाल ही में किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में छात्रों के लिए यूनिटेप योजना शुरू की गई है? तो ये लद्दाख में। हाल ही में किस राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया गया है? तो केरला में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 24 मई 2021 को संजीवनी परियोजना की शुरुआत की? तो इसका उत्तर भी होगा हरियाणा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये सारी आज की एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्न थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रोबेबली ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के द्वारा चीन के टिकटॉक एवं वी चैट के बैन को हटाया गया? तो अमेरिका के द्वारा टिकटॉक और वी चैट पर बैन लगाया गया था कुछ दिन पहले, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी थे, और अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट बदल चुके हैं, तो इसलिए चाइना की तरफ का रुख भी बदल चुका है। तो फिर से इसको अलाउंस मिल गई है, मतलब कि इस पर जो बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है। ओके दोस्तों, तो और इसके बारे में और क्या ज़्यादा कुछ बातें नहीं की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर डायरेक्ट चलते हैं जो कि आपका एक क्वेश्चन ऑफ द लास्ट है। ओके, प्रश्न था कि द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 में भारतीय संस्थानों में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था दोस्तों? IISc बंगलौर। ओके, मतलब कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। आप में से कई लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। जो लोग भी जवाब नहीं दे पाते, प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इधर से भी सर्च करके कुछ तो रिस्पॉन्स ज़रूर दिया कीजिए। और आपको क्या क्या रिस्पॉन्स देना है, बीच में आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि है एशिया प्रशांत राज्यों में किस देश को 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आराम से सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। ओके, मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ, सी यू, टाटा।